जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 45वीं नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए, और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलती है, तो सुबह में 7 AM पे मिलती है। कितने बजे मिलती है? सुबह में 7 AM पे, यानी 7 AM पे सुबह में आप लोगों को क्लास मिलती है। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलती है, जिसकी टाइमिंग क्या है, जो शाम की क्लास है उसकी टाइमिंग है 7 PM ना। दोनों क्लासें कितने बजे आपको मिलेगी? एक सुबह में मिलेगी 7 बजे और एक शाम को मिलेगी 7 बजे। और इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे एग्जाम करेक्ट हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब भी कोई क्लास लूँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे, ठीक ना, और उसको पढ़ लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा आज का मोटिवेशन क्या है। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन हमारा है कि बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। क्या? बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें ना। आपको इतना सफल बनना है, इतना सफल बनना है कि बिना मतलब के ही लोग आपकी इज्जत करने लगे। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है ना। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? क्या 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, या 6 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, या 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, या 11 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? तो कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? 11 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितनी? 11 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम न बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है? तो कितना बढ़ता है बताइए। प्रेगनेंसी के समय जो ब्लड बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? क्या 10 ml, 100 ml बढ़ता है, या 2000 ml बढ़ता है, या 1500 ml बढ़ता है, या 500 ml बढ़ता है? तो कितना ml बढ़ता है प्रेगनेंसी के समय ब्लड वैल्यू? तो ये बढ़ता कितना है? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1500 ml बढ़ता है। कितना ml बढ़ता है? 1500 ml। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि नवजात की सामान्य श्वसन दर होती है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग ना। नवजात की सामान्य श्वसन पूछ रहा है, सामान्य श्वसन दर होती है तो कितनी होती है? क्या 16 से 20 प्रति मिनट होती है, 22 से 25 प्रति मिनट होती है, 30 से 60 प्रति मिनट होती है, या 80 से 100 प्रति मिनट होती है? तो कितना होती है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आप लोग बता दीजिए कितना होती है। नवजात की सामान्य श्वसन दर होती है तो कितना होती है बताइए जल्दी से। तो ये होती है 30 से 60 प्रति मिनट होती है ना। कितनी होती है? 30 से 60 प्रति मिनट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया कि प्लेसेंटा का कार्य होता है। प्लेसेंटा का कार्य होता है तो क्या प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है?
क्या माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना। प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? क्या माता तथा भ्रूण के बीच पे पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना होता है? हाँ, होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना। तो प्लेसेंटा का ये भी काम होता है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना, ये भी होता है। ठीक, तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया है कि बैरियर के रूप में कार्य करना। तो बैरियर के रूप में एक कार्य करता है ना, बैरियर के रूप में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चौथे का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, मलेरिया सबसे ज्यादा किस सेशन में फैलता है? मलेरिया सबसे ज्यादा किस सेशन में फैलता है? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मलेरिया सबसे ज्यादा किस मौसम में मतलब फैलता है ना। क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है कि मलेरिया सबसे ज्यादा किस मौसम में फैलता है। सेशन का मतलब यही है यहाँ पे। क्या सर्दी में फैलता है, वर्षा के समय फैलता है, गर्मी के समय या बसंत के समय? तो मलेरिया जो है वो सबसे ज़्यादा किस सेशन में फैलता है? तो मलेरिया सबसे ज़्यादा वर्षा के समय फैलता है। किस समय फैलता है? वर्षा के समय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक है, तो मलेरिया का वाहक क्या है बताइए जल्दी से। मलेरिया का वाहक है क्या? प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, या फीमेल एनफ्लूएंजा मच्छर है, या वाइवेक्स है, या विल्ली एवं चूहा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर छठवें का क्या होगा? तो छठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, फीमेल एनोफिलीज मच्छर। क्या होगा? फीमेल इनोफिलीज मच्छर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? इनमें से कौन सा एक कार्य जो है वो यकृत का है? इस ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो यकृत का है। क्या कार्बोहाइड्रेट का इलिमिनेशन यह यकृत का कार्य है? पित्त रस को गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण, कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव करना ना, कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से यकृत का कार्य क्या है? तो इसमें यकृत का जो कार्य है वो प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या? प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करना। हमारा राइट आंसर होगा 7वें का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मेरे ऑप्शन लगाने से पहले आप लोग ऑप्शन को लगा दिया करिए अपने माइंड में, तभी ना आप लोगों का काउंटिंग होता रहेगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। जब मैं लगा दूंगा तो आप लोग लगाएंगे तो कैसे होगा? मेरे लगाने से पहले ही आप लोग लगा दिया करिए, ठीक ना। उसको गिनते रहिएगा, लास्ट में हमको अपना स्कोर जरूर बताइएगा। कुछ ही ऐसी बहनें हैं जो अपना स्कोर बताती हैं लेकिन और लोग नहीं बताते हैं भाई, बहुत एक गलत बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पढ़िए कथन क्या दिया है कि जन्म के समय गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा का अनुपात लगभग 1:2 होता है। बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन को हम एक बार इसको चर्चा कर चुके हैं लेकिन इस क्वेश्चन को चर्चा नहीं किए हैं। इसी के तरह का एक क्वेश्चन आया था और ये छूट रहा था, तो इसको आप लोगों को फिर दोबारा मैं करा दे रहा हूँ, ठीक ना। ये क्वेश्चन मैं पहली बार इसको करा रहा हूँ लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। जो उस क्वेश्चन को समझा होगा वो इस क्वेश्चन को समझ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर तुरंत बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस तरह के क्वेश्चन में एक बहन का डाउट था, वो हमसे पूछी थी, मैं उनको पूरा डिटेल में बताया था, उनके समझ में आ गया था। अब वही बता दें कि जब उनको समझ में आया था तो इसका आंसर क्या होगा। जन्म के समय गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा का अनुपात लगभग 1:2 होता है। हाँ होता है, ठीक। अच्छा, जब रजो दर्शन होता है तो गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीव
ग्रीवा के बीच का अनुपात 1:1 हो जाता है? क्या ऐसी बात है? 1:1 हो जाता है? का हाँ हो जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा तीसरा देख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन क्या दिया है कि रजोदर्शन। रजोदर्शन के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि रजोदर्शन किसको कहते हैं, क्या होता है उसमें। रजोदर्शन के बाद गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा के बीच का अनुपात 2:1 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये हमको लग रहा है कि हो जाता है। रजोदर्शन के बाद गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा ना के बीच का अनुपात 2:1 हो जाता है। हाँ हो जाता है। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं कि रजनोवृत्ति। रजनोवृत्ति जो है, क्या रजनोवृत्ति के बाद बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रजनोवृत्ति के बाद अनुपात 3:1 रहता है? क्या ऐसी हो सकता है कि 3:1 रहता है? रजनोवृत्ति के बाद यह अनुपात 3:1 रहता है कि 1:1 होता है? तो ये तो हमारा गलत हो गया ना, ये तो हमारा गलत हो गया। तो पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। तो जन्म के समय गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा का अनुपात लगभग 1:2 होता है, तो बिल्कुल सही है। जब रजोदर्शन होता है तो गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा के बीच का अनुपात 1:1 हो जाता है, ये भी सही है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं कि रजोदर्शन के बाद गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा के बीच का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन तीसरा वाला ऑप्शन में आप देखिए कि रजनोवृत्ति के बाद भी यहाँ दिया है, यहाँ बाद बोला है ना, तो रजनोवृत्ति के बाद यह अनुपात 3:1 रहता है। बाद बोल रहा है ना, इसको ध्यान दीजिए, बाद को, ठीक ना, रजनोवृत्ति के बाद का, इसको ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रजनोवृत्ति के बाद यह अनुपात 3:1 रहता है? नहीं रहता है, तो इसलिए हमारा यह ऑप्शन गलत हो गया। जब गलत पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे गलत पूछा है, तो हमारा जब गलत यही हो रहा है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 8वें का हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा पढ़िए क्या दिया है, पढ़िए। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन है? क्या हेनरी फोर्ड है, या हेनरी डेयूनाट है, या हेनरी ब्राउन है, या हेनरी क्लॉइड है? बताइए कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? बताइए जल्दी से, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? कमेंट कर दीजिए। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? हेनरी ड्यूनानट थे। कौन थे? हेनरी ड्यूनानट थे ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग होता है। टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग होता है, क्या 100 ग्राम होता है? इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 100 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, या 1000 ग्राम होता है? तो कितना होता है टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग? तो उस समय होता है टर्म पर प्लेसेंटा का जो वजन होता है वो लगभग कितना होता है? 500 ग्राम होता है। कितना होता है? 500 ग्राम होता है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि अम्रियोटिक द्रव में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है? अम्रियोटिक द्रव में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है? तो कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है? क्या प्रोटीन 0.3 ग्राम प्रतिशत उपस्थित होता है, या लिपिड तथा ग्लूकोज उपस्थित होता है, या यूरिया तथा क्रिएटिनिन उपस्थित होता है, या उपरोक्त सभी? तो 11वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन तो को ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। अम्रियोटिक पूछा है ना, अम्रियोटिक द्रव में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है, ठीक ना। क्या प्रोटीन 0.3 ग्राम प्रतिशत उपस्थित होता है? हाँ होता है। लिपिड तथा ग्लूकोज ये भी उपस्थित होता है, तो बिल्कुल सही है। यूरिया तथा क्रिएटिनिन ये भी हो गया। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो रहा है तो उपरोक्त ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 11वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसको कंफ्यूज हो सकती हैं आप लोग, तो इसको ध्यान से पढ़िए।
प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? बताइए जल्दी से। परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? क्या 500 मिली होता है, या 1000 मिलीलीटर होता है, या 500 मिलीलीटर होता है, 50 मिलीलीटर होता है? तो कितना होता है? परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? तो ये कितना होता है? तो ये होता है कितना? 500 मिलीलीटर होता है ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन आ रहा है तुरंत उसको उड़ा दीजिए एकदम जहाज की तरह, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा पढ़िए क्या दिया है। एक महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो कहते हैं। एक महिला है जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्रथम बार महिला है जो गर्भवती हुई है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या प्रीमिपार कहा जाता है? प्रीमिपारा होगा ना। क्या होगा? कि बी ऑप्शन मल्टीपारा कहा जाता है, कि नूलिल ग्रेविडा कहा जाता है, कि प्रीमिगोविडा कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का। 13वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इस दो ऑप्शन को तो मैं काट दिया, ठीक। अब दो ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए कि नूली ग्रेविडा कहा जाता है कि प्रीमी ग्रेविडा कहा जाता है? बताइए जल्दी से। एक महिला जो है प्रथम बार गर्भवती हुई है तो उसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नीली ग्रेविडा कहते हैं कि प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं? तो देखिए, प्रथम बार यहाँ पूछ रहा है, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्रथम बार तो प्रीमी बोल रहा है यहाँ पे, तो प्रीमी का मतलब यही ना होगा प्रथम। तो इस तरह से भी दिमाग थोड़ा लगा कर देखिए। नहीं आ रहा है तब आप बता रहे हैं, आ रहा है तो आदमी लगा ही देगा, लेकिन नहीं आ रहा थोड़ा इस तरह से आप लोग दिमाग लगाइएगा कि एग्जाम हाल में, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 13वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले मैं आप लोगों को बार बार सिखा रहा हूँ कि जब जो क्वेश्चन न आए उसको एनिमिलेट करना सीखिए, मतलब उसको काटना सीखिएगा। पहले उसको काटना सीखिए, पहले कौन सा इसमें से नहीं होगा। जब मान लीजिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा छोड़िए इसको, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए थोड़ा इसको। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 14 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा कि एक शिशु में स्किन ट्रगर का पता करने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? बताइए जल्दी से। एक शिशु में स्किन ट्रगर का पता करने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? क्या चेहरा है, उदर है, हथेली है, पैर है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 14वें का। 14वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसमें से अगर ऑप्शन आप काट दिया जाए, देखिए दो ऑप्शन तब तो पहले ही काट दिया जाएगा। शिशु में स्किन का, तो स्किन का तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पैर और चेहरा को हम काट दिए, ठीक। ये तो दोनों क्लियर है कि नहीं होगा। अब उदर को बताना है और हथेली को बताना है, ठीक ना। तो कौन सा इसमें से होगा? तो अगर आप डॉक्टर के पास बच्चा जाता है तो क्या देखता है? हाथ देखता है कि उधर उठा करके देखता है, कपड़ा हटा करके? तो यही ना होगा, उधर पेट वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर क्या होगा 14वें का? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि किस उम्र का बच्चा एक पैर पर खड़ा हो सकता है? इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कंफ्यूज होइएगा मत। इसीलिए मैं इस तरह से क्वेश्चन आज बनाया हूं। किस उम्र का बच्चा एक पैर पर खड़ा हो सकता है? ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि किस उम्र का बच्चा खड़ा हो सकता है, या किस उम्र का बच्चा सहारा से खड़ा हो सकता है, किस उम्र का बच्चा थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता है। कई तरह से क्वेश्चन बन रहा है ना, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इस तरह से बनाया हूं कि आप इसको बता दीजिए कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से पूछ दे कि किस उम्र का बच्चा एक पैर पर खड़ा हो सकता है? क्या 24 महीने का बच्चा, 30 महीने का बच्चा, 36 महीने का बच्चा, या 48 महीने का बच्चा? अब कमेंट करके हमको बताइए। चाहे अपने माइंड में इसको सेव कीजिए कि आपको इसका आंसर सही आया कि नहीं आया। काउंट कीजिएगा। किस उम्र का बच्चा एक पैर पे खड़ा हो सकता है? ना, पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, एक पैर पे पूछा, एक पैर पे। इसको ध्यान दीजिएगा, एक पैर वाला, ठीक ना। 24 महीने का, 30 महीने का, 36 महीने का, 48 महीने का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 महीने का बच्चा रहेगा तो कितने एक पैर पे खड़ा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर देगा, 36 महीना जो लिखा गया है इसको 3 साल कर देगा। एक साल में 12 महीना होता है तो 3 साल में कितना हो गया? 36 होगा कि नहीं हुआ? तब इसको
इसको क्या कर देगा, 3 साल कर देगा। तो इससे मत सर तो बताए थे 36 महीना, इसमें तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें, हे भगवान, ये तो दिया नहीं, गलत कर दिया, 3 साल दे दिया। अरे भाई 12 में 3 का गुणा करेंगे, 1 साल जो होता है 12 महीने का होता है, ठीक। तो 3 साल का 12 36 महीना हो गया। तो इस तरह से भी निकाल लिया जाएगा, उतना भी आप लोग तो जानकार हैं, जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, थायमीन है एक ना, थायमीन है एक, तो क्या वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन, ग्लूकोज में घुलनशील विटामिन, या सभी में अघुलनशील विटामिन। बताइए जल्दी से, कंफ्यूज वाला हो गया क्वेश्चन, आप लोगों को तो आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो काउंट करके बता दीजिएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ है। थायमीन है एक, क्या वसा में घुलनशील विटामिन है थायमीन, तो हमको तो नहीं लग रहा है, तो नहीं है। सभी में अघुलनशील, ये भी नहीं है, घुलनशील है। तो ग्लूकोज में घुलनशील विटामिन है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये है जो थायमीन जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर क्या होगा, थायमीन है एक, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का संक्रमण है, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र का संक्रमण है, क्या खसरा है, श्वसन तंत्र का संक्रमण खसरा है, हाँ है, रूबेला है, इन्फ्लुएंजा है, सभी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का संक्रमण है, तो खसरा तो है, रूबेला भी है, इन्फ्लुएंजा भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी न होगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया है, टोकन इकोनॉमी है एक, टोकन इकोनॉमी है एक, तो क्या सर्जरी का प्रकार है, व्यवहारिक थेरेपी है, व्यवहारिक थेरेपी है, व्यक्तिगत साइकोथेरेपी कतिक है, या समूह थेरेपी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या होगा, टोकन इकोनॉमी है एक, सर्जरी का प्रकार है, व्यवहारिक थेरेपी है, व्यक्तिगत साइकोथेरेपी कतिक है, या समूह थेरेपी है। बताइए जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18वें का क्या होगा, 18वें का देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में कि टोकन इकोनॉमी है एक ना, टोकन इकोनॉमी है एक, तो सर्जरी का प्रकार तो नहीं होगा, सर्जरी का प्रकार तो नहीं होगा, ठीक ना, इसको तब काट दीजिए, सर्जरी का प्रकार नहीं होगा, ठीक। सम्मुख थेरेपी, सम्मुख थेरेपी भी नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें कौन होगा, व्यक्तिगत साइकोथेरेपी, तो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है क्वेश्चन में हमको, व्यवहारिक थेरेपी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यही होगा, व्यवहारिक थेरेपी है, क्या है, व्यवहारिक थेरेपी। तो एक्यूरेट राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, आप लोगों को मिलाने की जरूरत भी नहीं है। टोकन इकोनॉमिक है एक, तो व्यवहारिक थेरेपी है, राइट आंसर होगा, ठीक ना, क्लियर एकदम है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। टोकन इकोनॉमी है एक, तो व्यवहारिक थेरेपी है, राइट है एकदम आंसर हमारा, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया है, 1-2 वर्ष के बच्चे को ओरल मेडिसिन देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए, ठीक। 1-2 वर्ष के बच्चे को, 1-2 वर्ष का बच्चा है को ओरल मेडिसिन, मतलब ओरल मतलब मुंह में ना, ओरल मतलब मुंह में, मेडिसिन मतलब दवाई, मुंह में दवा, ठीक ना, देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए, क्या जीभ के दाहिने साइड पर। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए कैसे, कि इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में, अब किस तरह से गलती किस तरह से होता है, गलती देखिए किस तरह से होता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आप लोग घबराइए मत।
देखिए क्वेश्चन आप लोगों को मान लीजिए कि उसमें एग्जाम हाल में 19वें नंबर पर क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी टाइमिंग जा रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए फट से। 1-2 वर्ष के बच्चे को ओरल मेडिसिन देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए? जीभ के दाहिने साइड। जीभ के दाहिने साइड डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, जीभ के बाएं साइड भी, जब जब दाहिने साइड नहीं डाल रहे हैं तो बाएं साइड कैसे डालेंगे? ये भी गलत हो जाएगा। जीभ के पिछले भाग पर और जीभ के अग्र भाग पर। तो हम लोग तो बच्चों का जीभ निकलवा करके डालते हैं कि बाहर निकालो बेटा जीभ, तो पीछे भाग पर कैसे डालेंगे? जब निकलवा के डाल रहे हैं तो अगमेंट डालेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक ठो एकदम गोला रंग देंगे एकदम करीबा से, ठीक ना। एक ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से एग्जाम हाल में कंफ्यूज होता है आदमी और इसी तरह से गलती होता है। और जिन भी बहनों ने इस तरह से जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को लगाया है ऑप्शन नंबर डी, उनका क्या होगा? उनको तो मैं अपनी तरफ से बहुत वेरी वेरी गुड देता हूँ। क्या आप लोगों का माइंड है, ठीक ना। बहुत वेरी वेरी गुड हमारी तरफ से आप लोगों का है और सबका गलत है, ठीक ना। अब देखिए, अब ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए। 1-2 वर्ष के बच्चे को ओरल मेडिसिन देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए? जीभ के दाहिने साइड बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जीभ के बाएं साइड बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अच्छा, जीभ के पिछले भाग पर और जीभ के अग्र भाग पर। जीभ के अग्र भाग पर भी नहीं डालना चाहिए, जीभ के पिछले भाग पर डालना चाहिए ना। कहाँ डालना चाहिए? जीभ के पिछले भाग पर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1-2 वर्ष के बच्चे को ओरल मेडिसिन देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए? तो जीभ के पिछले भाग पर डालनी चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एकदम फिट बैठा लीजिए अपनी खोपड़ी में। खोपड़ी से बाहर निकलना नहीं चाहिए, सेव हो जाना चाहिए ना, माइंड में एकदम सेव होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम दिमाग में आज तो सेव हो जाना चाहिए कि एकदम पिछले भाग पर ही दवा डालना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा देखिए क्या दिया है, पढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन को। गर्भ निरोधक, कंफ्यूज हो सकती हैं आप लोग इस क्वेश्चन में। गर्भ निरोधक उपाय उपाय जो कि अंडोत्सकर न अंडोत्सगर न वैल्यूएशन को सप्रेस करता है, बताइए जल्दी से। क्या कंडोम, कापर टी, मालायन, ट्यूबेक्टोमी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। पहले ही मैं बताया हूं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। अब बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भ निरोधक उपाय जो कि अंडोत्सर्ग जो है वैल्यूएशन को सफरेस करता है, तो कौन सा सुपरेस करता है? क्या कंडोम करता है? पहले तो मान लीजिए कि आप लोग इसको जो ऑप्शन लगा रहे थे मैं तो इसको काट दे रहा हूं, पहले ही काट दिया। अब 3 ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए कि कौन सा होगा। अब देखिए ट्यूबोक्यूटामी को भी काट दिया मैं। 2 ऑप्शन में आप बताइए, 2 ऑप्शन बता दीजिए कि कापर टी होगा कि मालायन होगा। बताइए जल्दी से, कापर टी होगा कि मालायन होगा? जल्दी से हमको कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 20वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मालायन होगा, ठीक ना। क्या होगा? मालायन होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और लिया हूं, अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, देखता हूं, बनाता हूं क्लास तो आपको देता हूं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया कि 2 से 3 वर्ष के बच्चे के पैरों में गड्ढेदार सूजन बताती है ना। अब देखिए यहाँ पे क लिखा गया के, ठीक, इसका मतलब है यहाँ पे। अच्छा पढ़िए क्वेश्चन देखिए। एग्जाम हाल में अब एक गलती कैसे होगा आप लोगों से, देखिए गलती कैसे होगा। 2 से 3, देखिए जल्दी जल्दीबाजी पड़ता है ना आदमी, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम हाल में कि जल्दी जल्दी में गलतियां कर देता है कि 2 से 3 वर्ष के बच्चे के पैरों में गड्ढेदार सूजन बताती है। चोट बताएगा कि कुपोषण? कुपोषण तो नहीं बताएगा। यकृत कैसे बताएगा? तो लीवर वाला है। ये कैसे बताएगा कि उसके पैर में गड्ढेदार का सूजन है? विकृत बीमारी ये कैसे बताएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब कि उस बच्चे के पैर में सूजन हो गई है और गड्ढेदार हो गया तो चोट उसको लगी होगी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको खूब इस तरह से रंगा जाएगा या तो रहेगा कंप्यूटराइज रहेगा तो इस तरह से टिक दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 नंबर तुरंत प्लस में मिल गया आपको ना। अब पढ़िए ध्यान से, अब इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िए कि 2 से 3 वर्ष के बच्चों के पैरों में गड्ढेदार सूजन बताती है। क्या वो चोट है?
वो चोट है? जल्दी से बताइए, वो चोट है? तुरंत तो टिक कर दिए हम लोग, तो ये तो गलत हो गया। यकृत बीमारी, यकृत बीमारी भी नहीं होगा, ठीक। वृक्क बीमारी, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा कि 2 से 3 वर्ष के बच्चे के पैरों में गड्ढेदार सूजन जो बताती है कुपोषण बताता है। क्या बताता है? कुपोषण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग गलती मत किया करिए, ठीक ना। समझिए क्वेश्चन को। जिन बहनों को आ रहा है उनका मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनको नहीं आ रहा है किस तरह से गलतियां होती है मैं उसको बता रहा हूं ना। कुछ लोग तो आप लोग मुझ पर गलती गुस्सा भी कर रही होंगे, क्या बता रहे हैं, तो सब हमको आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको बता रहा हूँ ना। 2 से 3 वर्ष के बच्चों के पैरों में गड्ढेदार सूजन बताती तो कुपोषण बताता है। कौन बताता है? कुपोषण। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए अपनी तरफ से। कोई बहन जल्दी से लाइक आप लोग नहीं करती हैं, कुछ ही बहनें हमारी ऐसी हैं जो लाइक करती हैं, सभी लोग लाइक नहीं करते ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तब लाइक कर दीजिए, ठीक ना। और इस कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा। स्कोर बताना भूलिएगा मत, आप लोग स्कोर बताना भूल जाती हैं, ठीक ना। स्कोर जरूर बताइए। कुछ ही बहनें ऐसी हैं जो स्कोर अपना बताती हैं। आप लोगों का स्कोर 21 क्वेश्चन में कराया हूँ, 21 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना स्कोर गया है इसको कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर क्लास मुझको अच्छी लगी या ऐसी लगी। और एक बात, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का जिसमें डाउट हो, कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको दोबारा बताइए। मैं उसको दोबारा कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाया तो मैं उसको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर डाउट हो तब पूछिएगा, डाउट ना हो तो कोई बात नहीं। अगर डाउट हो तो जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, एक बार बता दीजिए। मैं जरूर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाया तो मैं अलग से उसकी क्लास लेकर बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर से, ठीक ना। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।